नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज़ 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त अब हो चुका है आई न्यूज़ सुबह सवेरे का। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे मंदसौर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। एक ही परिवार के तीनों बच्चे थे। स्कूल से घर लौटते समय नहाने के दौरान यह हादसा हो गया। तालाब में उतरे थे और इसी दौरान नहाने के दौरान वो डूब चुके हैं। मृतकों में से एक बालक और 2 बालिकाएं शामिल है। शामगढ़ थाना क्षेत्र के हथई गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। एक ही परिवार के बताए जा रहे तीनों बच्चे। आपको बताते चले कि स्कूल से वो घर लौट रहे थे, उसी दौरान नहाते समय तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई है। और शामगढ़ थाना क्षेत्र के हथई गांव में ये पूरा हादसा हुआ है। मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। तीनों बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। एक ही परिवार के ये तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं। स्कूल से वो घर लौट रहे थे और इसी समय तालाब में उतर पड़े नहाने के लिए, लेकिन वहां पर डूबने से उनकी मौत हो गई। मृतकों में एक बालक, 2 बालिकाएं शामिल है, जो कि एक ही परिवार के बताए जा रही हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है और अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो मंदसौर का ये पूरा मामला है, जहां पर 3 बच्चों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के ये तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं। स्कूल से घर लौटते समय नहाने के दौरान तालाब में डूब गए, जिससे कि उनकी मौत हो गई। मृतकों में एक बालक, 2 बालिकाएं शामिल हैं। शामगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये भी जानकारी आपको देते हम चले कि सभी बच्चे जो हैं वो स्कूल से घर लौट रहे थे, इसी दौरान तालाब में डूबने की वजह से। सूचना मिली थी कि ग्राम हथई में एक छोटे तालाब पे 3 बच्चे, जिसमें 2 बालिका और एक बालक। 2 बालिका की उम्र करीब 11 साल, एक बालक है जो 7 साल की उम्र का है। इनकी तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। इन्हें पानी से बाहर निकाला गया, बाद इन्हें शामगढ़ अस्पताल लाया गया है। इसमें मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। और इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर नान घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला का सरेंडर जो है वो टल चुका है। जी हाँ, सरेंडर करने ईडी कोर्ट पहुंचे थे डॉक्टर आलोक शुक्ला। नान घोटाले में इन पर आरोप लगे हैं। सरेंडर आवेदन पर 22 सितंबर को ईडी कोर्ट में होगी सुनवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। नान घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला का सरेंडर जो है वो एक बार फिर से चल चुका है। सरेंडर करने ईडी कोर्ट पहुंचे हुए थे डॉक्टर आलोक शुक्ला। नान घोटाले में लगे संगीन आरोप इन पर और सरेंडर आवेदन पर अब जो है वो 22 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नान घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर सरेंडर करने के लिए ईडी कोर्ट पहुंचे थे डॉक्टर आलोक शुक्ला, लेकिन एक बार फिर से उनका सरेंडर टल गया है। अब कब वो सरेंडर करेंगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 22 सितंबर को ईडी कोर्ट में उनकी सुनवाई होने वाली है। इधर छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला मामले को लेकर अब सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने सीजीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वासनिक समेत डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर चयनित पीएससी के पूर्व सचिव के बेटे सुमित ध्रुव, निशा कोसले, दीपा आदिल, जीवन किशोर ध्रुव को सीबीआई ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। उधर सीजीपीएससी घोटाला मामले को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के घोटाले याद करने में परेशानी होती है। सोनवानी के खिलाफ शासन स्तर की जांच मैंने करवाई थी। जब जांच खत्म हुई तब भ्रष्टाचार की बुनियादें डाली गई। छत्तीसगढ़ की पूरी रीढ़ को प्रभावित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। क्या होता है, आप लोग जब आते हैं तो 5 साल के इतने सारे घोटाले हैं कि मेरे को याद कर करके परेशानी होती। अब वो सीजीपीएससी वाला बेचारा तो मेरे क्षेत्र का ही रहने वाला है। सोनवानी साहब जो है, उनके खिलाफ
शासन स्तर की जांच करवाई मैंने, सचिव ने जांच की, प्रमाणित पाई गई, उसको एक चीफ सेक्रेटरी ने क्लीन चिट दी। यदि जांच होती तो पीएससी का अध्यक्ष नहीं बन पाता, एक भी जांच लंबित रहती तो। उसकी जांच समाप्त की गई और भ्रष्टाचार की बुनियाद डाली गई कि इसको ओबलाइज किया है तो वो हमारे कहे अनुसार काम करेगा। और छत्तीसगढ़ में जो करप्शन हुआ, प्रशासन की रीढ़ कमजोर हुई, एक पीढ़ी, एक जन, इतने बड़े प्रशासन है, काम है, निर्माण कार्य है, सारी चीजें प्रभावित होती हैं, सिर्फ एक घोटाला नहीं है वो। छत्तीसगढ़ की पूरी रीढ़ को प्रभावित करने का षड्यंत्र किया। जाए हमारी महतारी का चीरहरण होते रहे, 4 लोग तो घुसे हमारे, मामा, काका, चाचा, नाना, दादा, 4 पीढ़ी इधर 4 पीढ़ी उधर का पुण्य हो, नियुक्ति हो, ये उद्देश्य था। कोई छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को काम देना ये उद्देश्य नहीं था। इधर देश के चर्चित राजघरानों में शुमार सिंधिया राजघराने में पिछले 1.5 दशक से चल रहे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति विवाद के समाधान की उम्मीद फिर से जगी है। जी हां, इस मामले में अब हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल पीठ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं यानी कि वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 90 दिन का समय भी होने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2010 से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे में चल रहे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति विवाद में ग्वालियर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में तीनों बुआओं के अधिवक्ताओं ने सहमति से विवाद खत्म करने की अर्जी लगाई और सिविल रिवीजन वापस ले ली है। हाईकोर्ट ने भी दोनों पक्षों को समझौते के लिए पर्याप्त समय और कानूनी सुविधाएं दी है। दोनों पक्षों को 3 माह में समझौते की औपचारिक कार्यवाही पूरी करनी होगी। तय समय में समझौता नहीं हुआ तो याचिका फिर से बहाल कर दी जाएगी। हम आपको बताते हैं कि सिंधिया परिवार की कौन कौन सी संपत्ति है जिन पर विवाद है। 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में कई पैलेस सिंधिया परिवार के पास है। सबसे बड़ी संपत्ति 12.40 लाख वर्ग फीट में फैला जय विलास पैलेस भी है, जिसकी वर्तमान कीमत 1,000 करोड़ रुपए है। इसमें 400 कमरे हैं। 1874 में बने इस पैलेस की उस समय लागत 99 लाख रुपए आई थी। आजादी के समय सिंधिया परिवार के पास 100 से अधिक कंपनियों में शेयर थे। ग्वालियर में जय विलास पैलेस, शिवपुरी में माधव विलास पैलेस, हैप्पी विलास, जॉर्ज कैसल जैसी संपत्तियां शामिल हैं। उज्जैन में कालिया देह पैलेस भी है। दिल्ली में ग्वालियर हाउस, राजपुर रोड पर एक प्लॉट और सिंधिया विला है। पुणे में पद्मा विलास पैलेस, वाराणसी में सिंधिया घाट और गोवा में विठोबा मंदिर आदि संपत्ति है शामिल। इन संपत्तियों का विवाद अब आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा। ये 7/11 के आवेदन था, एक 7/11 के आवेदन के खिलाफ हम सिविल डिवीजन में गए थे। माननीय वो श्रीमंत उषा राजे सिंधिया, श्रीमंत वसुंधरा राजे सिंधिया, श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया। माननीय न्यायालय ने 90 दिन का टाइम दिया, लिमिटेशन दी है। 90 दिन के अंदर आप इसमें कंप्रोमाइज, अधीनस्थ न्यायालय कंप्रोमाइज आवेदन फाइल करें और फिर इस पर लॉ प्रोसीजर जो भी है उसकी आगे प्रोसीजर आगे चलेगी। एक आवेदन प्रस्तुत करके इसमें कंप्रोमाइज होने वाला है, ये हमने अधीनस्थ न्यायालय में दिया था। वो सिविल रिवीजन में माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि आप 90 दिन के अंदर कंप्रोमाइज आवेदन प्रस्तुत कर इस प्रकरण का निराकरण करें। गौरतलब है कि साल 2010 में उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे ने अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ वाद पत्र दायर करते हुए कहा था कि पिता की संपत्ति में बेटियों का भी बराबर का अधिकार है जो उन्हें दिया जाए। इस पर भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दावा पेश किया था। दोनों मामले जिला न्यायालय में लंबित रहे। बाद में पुराने मामले के त्वरित निराकरण के निर्देश के चलते यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और साल 2017 से सिविल रिवीजन लंबित थी। अब फिर से दोनों पक्षों को सुलह वार्ता का एक और मौका मिला है। जावेद खान, INS 24/7 ग्वालियर।
इधर छत्तीसगढ़ में 31 दिनों से चल रही एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है और इस दौरान शुक्रवार देर शाम कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी मुलाकात की। साथ ही सरकार ने कर्मचारियों की 4 मांगे मान ली है, जिसमें कि वेतन वृद्धि भी शामिल है। इसके अलावा जो अन्य 3 मांगे नहीं मानी गई हैं, उसके लिए सरकार कमेटी का गठन करेगी। इसके बाद फैसला लिया जाएगा। 3 महीने के अंदर रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। वहीं अब इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का भी बयान सामने आया। सीएम साई ने हड़ताल खत्म करने पर कर्मचारियों की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने का निर्णय सराहनीय है और स्वागत योग्य है। एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी जो हड़ताल है वो खत्म कर दी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एनएचएम कर्मचारी जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे और अब उनकी जो हड़ताल है वो खत्म हो गई है। हम सीधे उनसे बात करेंगे किन मांगों पर आखिरकार सहमति बनी और हड़ताल जो है खत्म करने का आप लोगों ने निर्णय जो है वो लिया हुआ है। जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पहले जो 5 मांगे कर रहे थे, उन 5 मांगों को पूरा करने की स्तर तक हमारी बातचीत उन भरोसा जताया। बातचीत भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने भी भेंट हुआ। एक महत्वपूर्ण मांग थी हमारी कि ग्रेड पे हमारे सभी साथियों की मांग थी, उस पर भी सहमति बन गई है और उसमें कमेटी के माध्यम से जो समय सीमा में उसको किए जाने का जो भी गुण दोष परीक्षण करने के लिए और उसको लागू करने में कहीं दिक्कत नहीं होने का वादा उन्होंने किया है। लंबे समय से आप लोग ये कह रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए हमारी मांगों पर हम अड़े रहेंगे, हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। कुछ लोगों की बर्खास्तगी भी जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद आज आप पहुंचे, बातचीत हुई और उसके बाद स्थगन यानी कि हड़ताल स्थगित कर दी आप लोगों ने। देखिए 32-33 दिन का आंदोलन था लगातार। आज भी हमारे साथी डटे हुए, वो भी चाहते हैं कि आंदोलन लगा हो, लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जवाबदारी बनती कि जो 16,000 कर्मचारी हैं उनके परिवार और उनके भविष्य के लिए एक स्थायित्व भी जरूरी है। तो मुझे लगातार बातचीत में जब वो दौर आया, जब लगा कि ये जो हमारी प्रमुख ग्रेड पे मांगों पे सहमति बन गई और जो 5 मांगों के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे, तब जाकर के हमने ये विचार को लिया है। बहुत मंथन के बाद में हमने हमारे सभी जिलों के नेतृत्व के साथ बैठक की, बातचीत की। अपेक्षाएं हमारे सभी साथियों की थी कि हम नियमितीकरण संविलियन की दिशा में जाएं, तो उस दिशा में जाने के लिए भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सहयोग का वादा हमसे किया है। तो ये माना जाए कि अब जो एनएचएम कर्मचारी जो लंबे समय से हड़ताल पर थे, उन्होंने अपना जो हड़ताल है वो खत्म कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने आंदोलन स्थगित कर दिया है। खत्म तो मैं नहीं बोलूंगा कि आंदोलन कभी खत्म नहीं होते। हमारी 10 मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। स्थगित किया गया है और उन्होंने जो संवेदनशीलता दिखाने की जो हमसे अपील की थी सरकार ने, हम उस पर भरोसा कायम करते हुए आज आए हैं, संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। अब आगामी बारी सरकार की है, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कितनी जल्दी हमारी जो मांगे कही गई है वो पूरी होगी और हम कैसे हम अपनी जो मांगों को पूरी कर पाएंगे, हम संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। और इनका कहना है कि अब एक जो बड़ी खबर है, यानी कि जो एनएचएम कर्मचारी जो लंबे समय से जो धरने पर बैठे हुए थे, आंदोलन पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपना हड़ताल फिलहाल खत्म कर दिया है। कैमरामैन अविनाश के साथ मोनिका दुबे, आई न्यूज़ 24/7 रायपुर। राजधानी के होटल, क्लब और ढाबों में देर रात तक सज रही नशे की महफिलों पर आखिरकार पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जी हां, शहर के 18 होटल, क्लब और ढाबों के खिलाफ पुलिस ने पंचनामा तैयार कर जिला प्रशासन और निगम को भेज दिया। इन संस्थानों के गुमस्ता लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, साथ ही साथ और भी कई कार्रवाई की जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। शहर में न्यूड पार्टी के कॉन्सेप्ट का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों में क्लब और ढाबों में देर रात छापेमारी की। इस दौरान तेलीबांधा के हाइपर क्लब, शीतल इंटरनेशनल का जूक पब, मोका एंड रेस्टोरेंट, होटल फ्लोरेंस, सिमर्स बार नवा रायपुर, आईपी क्लब देर रात तक खुले पाए गए, जहां पर ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। खास करके जो बार वगैरह है उन सभी की पहले मीटिंग ली गई थी और सभी को निर्देशित किया गया था कि समय पर बंद करें। उसके उल्लंघन पर अगर किसी के द्वारा की जाती है तो उसके विरुद्ध में लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लगातार इसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। आगे भी शहर के अन्य इलाकों के भी बार को
आकस्मिक चेक किया जा करके अगर गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में देर रात तक पार्टी शराब परोसने और कई बार अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें आती रही हैं। पुलिस की छापेमारी कार्रवाई के बावजूद हालात जस के तस रहे, लेकिन इस बार रायपुर पुलिस ने कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें 18 होटल, क्लब और ढाबों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इन पर लगातार नियम कायदों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। बहरहाल रायपुर में होटल, क्लब और ढाबों की मनमानी अब और नहीं चलेगी। पुलिस की सिफारिश के बाद अब कलेक्टर का फैसला अहम होगा। देखना होगा कि कितने संस्थानों पर ताला लटकता है। राजधानी में सूरज ढलते ही बड़े बड़े होटल, क्लब और ढाबों में नशे की महफिलें सजना शुरू हो जाती हैं। चौंकाने वाली बात यह है, इन क्लब्स में नियमों को ताक पर रखकर देर रात तक पार्टी कराई जाती है। वहीं अब रायपुर पुलिस भी ऐसे क्लब संचालकों पर सख्ती करना शुरू कर दी गई है। जल्द ही इन क्लब्स पर ताले लगे हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। रायपुर पुलिस ने कलेक्टर को पत्र लिखा है और इन क्लब्स पर सख्ती से कार्रवाई कर इनके गुमास्ता लाइसेंस को रद्द करने की बात कही गई है। देखा गया है, हाल ही में न्यूड पार्टी और ड्रग्स को लेकर के सप्लाई की बात सामने आई थी और इन क्लब्स द्वारा देर रात तक शराब परोसी जाती है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और हाल ही में रायपुर पुलिस ने कई क्लब्स और ढाबों पर छापे भी मारे हैं। 18 क्लब, रेस्टोरेंट और ढाबों की लिस्ट तैयार की गई है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल देखना होगा कब तक यह कार्रवाई होती है और आखिरकार कब राजधानी रायपुर में देर रात तक ये जो क्लब्स और पार्टियां ये जो चल रही हैं क्लब्स में और ढाबों में, इन पर कब रोक लगती है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। और त्योहारों का सीजन आते ही हवाई यात्रियों की संख्या जो है वो और भी बढ़ जाती है। ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। रायपुर एयरपोर्ट से हर दिन हजारों यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने से फ्लाइट के किराए में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अब यात्रियों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में हालात क्या कुछ होने वाले हैं। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। त्योहारों का मौसम आते ही राजधानी रायपुर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 20 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने रायपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरी। नवरात्रि और दुर्गा पूजा में यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी। वहीं आने वाले दिनों में एयर फेयर और महंगा हो सकता है। एयर फेयर की उड़ान। त्योहारी सीजन में एयर ट्रेवल की बढ़ी डिमांड। एयर फेयर में 30% तक बढ़ोतरी। राजधानी से बड़े शहरों का एयर फेयर बढ़ा। अक्टूबर से दिवाली तक रहेगा पीक पर। अभी इतना है फेयर। रायपुर से दिल्ली 9 से 13,000 रुपए। रायपुर से मुंबई 7500 से 13,000 रुपए। रायपुर से कोलकाता 10 से 11,000 रुपए। रायपुर से बेंगलुरु 7,500 से 8,500 रुपए। यात्रियों की भारी भीड़ साफ दिखाई दे रही है। फेस्टिव सीजन में हमेशा फ्लाइट्स फुल रहती हैं और इस बार भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखिए, ये हर साल है। रक्षाबंधन के बाद जो है ना वो फेस्टिव सीजन चालू हो जाता है। गणपति का त्यौहार आ गया, अभी नवरात्रि आ जाएगी, उसके बाद दिवाली है, तो ये कंटिन्यूटी चलेगी आपकी जनवरी एंड तक चलेगा। और इस बीच क्या डिमांड बढ़ जाती है फ्लाइट की, तो वो फेयर नेचुरली फेयर बढ़ जाते हैं। आप फेयर देखेंगे तो करीब करीब 15 से 20% फेयर जो है ना बढ़ जाते हैं। 6 महीने पहले जो मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं वो 6 महीने 7 महीने पहले बुक कर लेते हैं। और फ्लाइट टिकटें जो है वो 1 साल पहले बुक हो जाती है। जैसे रेलवे में 2 महीने का टाइम दिया है, लेकिन इसमें 1 साल पहले बुक हो जाती है और लोगों को कुछ कम फेयर में मिल जाती है, तो वो 1 साल पहले बुक कर सकते हैं। त्योहारी सीजन के समय सभी फ्लाइट कंपनियों ने अपने अपने फेयर्स भी बढ़ा दिए हैं। ट्रैवलर एजेंट यही सलाह देते हैं कि त्योहारी सीजन के समय पहले से ही अपनी टिकट्स बुक कर लें, ताकि ज़्यादा पैसों में टिकट खरीदना ना पड़े। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। और चलिए इसी बीच मणिपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर मणिपुर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला सामने आया और इस हमले में असम राइफल के 2 जवान शहीद हो गए हैं और 5 घायल हो गए हैं। असम राइफल के 2 जवान शहीद हो गए, 5 घायल हो गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मणिपुर से, जहां पर हमले में असम राइफल के 2 जवान शहीद हो गए हैं, 5 घायल हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है और मणिपुर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला सामने आया है। हमले में
2 असम राइफल्स शहीद हो गए हैं, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी भी इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। 5 लोग घायल हैं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, उनका इलाज जारी है। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन और भी तेज कर दी गई है। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला किया गया है और इस हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए हैं। 5 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका की इलाज जारी है। इधर छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट की संभावनाओं पर विचार के लिए आईएनएच हरिभूमि की ओर से आज शाम को 5 बजे सृजन संवाद का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के दिग्गज मंच साझा करेंगे। वहीं कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहेंगे। रियल एस्टेट से जुड़े सवाल दर्शक व्हाट्सएप नंबर 9993022827 पर भेज सकते हैं और अपना जवाब जान सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।